Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, two more question from the May June 2019 paper. ये पेपर टू है, वेरिएंट टू। और मई जून 2019 के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सॉल्व किया था। आई होप वो वीडियोस तुम लोगों ने देखी होंगी। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ये दो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा और उसको सॉल्व करवाएगा। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव अ प्रिज्म, और वो प्रिज्म का वॉल्यूम भी है, हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, और वो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ करवा रहा है। तो एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमसे पूछ रहा है इन क्वेश्चन में। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रेक्टेंगुलर कार्ड हैज डायमेंशंस 2y सेंटीमीटर बाय y प्लस 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कार्ड है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर कार्ड की जो डायमेंशन है वो 2y सेंटीमीटर है। अगर आप इसको लेंथ बोलते हो तो इसकी लेंथ जो है वो 2y सेंटीमीटर हो गई, और इसको अगर हम विड्थ बोलें तो ये y प्लस 3 हो गई। चूँकि ये रेक्टेंगल है तो इसमें ऑपोजिट साइड जो है वो बिल्कुल बराबर होंगी। ये भी y प्लस 3 हो जाएगा, और अगर ये 2y है तो ये ऊपर वाली साइड भी 2y के बराबर होगी। आगे हमसे कह रहा है कि अब इस रेक्टेंगुलर कार्ड में से मैंने एक स्क्वायर ऑफ साइड y सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम दिस रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में से मैंने एक स्क्वायर को कट किया है जिसकी साइड जो है वो y सेंटीमीटर है, ठीक है। सिंस दिस इज अ स्क्वायर मींस ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल। So if this is y centimeter, this will also be y centimeter, this will also be y centimeter, and this will also be y centimeter. तो इस रेक्टेंगल में से मैंने एक स्क्वायर को कट किया है। द कार्ड रिमेनिंग शोन शेडेड इन द डायग्राम। अब ये जो शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है ये रिमेनिंग कार्ड है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें से स्क्वायर तो कट करके ले लिया तो ये रिमेनिंग कार्ड है। और इसका जो एरिया है ये 55 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने मुझे दिया हुआ है। मुझसे कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन y एंड सॉल्व इट टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्ड, शो ऑल योर वर्किंग। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको जो है ना पूरी वर्किंग अपनी शो करनी है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एरिया का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज़ करना है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ एरिया गिवन है और ये डायमेंशंस गिवन है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि भाई y की इक्वेशन बनानी है आपको। कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन y की फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, मतलब उसमें वेरिएबल जो है वो y होगा, और फिर उसको सॉल्व भी करो। सॉल्व करके जो है ना वो रेक्टेंगुलर कार्ड की डायमेंशन फाइंड आउट करो, ठीक है। रेक्टेंगुलर कार्ड ये बाहर वाला है जिसकी लेंथ जो है वो 2y है और विड्थ जो है वो y प्लस 3 है। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपल वर्ड में। तो सबसे पहले सिंस द एरिया इज गिवन, तो एरिया का कॉन्सेप्ट ही यूज करूंगा मैं। चूंकि मुझे एरिया दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो एरिया है ये रिमेनिंग एरिया है। ये रिमेनिंग एरिया है, यहाँ लिखा हुआ है द कार्ड रिमेनिंग। तो ये शेडेड पार्ट है, ये जो ग्रे वाला पार्ट तो मैं नजर आ रहा है ना ये शेडेड पार्ट है जिसका एरिया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। उसमें से ये स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये मतलब है रिमेनिंग का। मतलब ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल तुम्हें नजर आ रहा है इसका एरिया निकालो, इसमें से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करो। ये जो रिमेनिंग शेडेड पार्ट है दैट विल बी इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। So what will I do first? I will just use the formula of rectangle. What is the formula for the area of rectangle? Length multiplied by width. What is the length? Length is 2y and the width is y plus 3. So I just have to multiply these two in order to get the area of the rectangle. And how can I find the area of a square? The area of square is length multiplied by length. So since square has all the sides equal and that is equals to y centimeter, so y multiplied by y will be the area of this square. Y multiplied by y will be y square. And what about this rectangle? Rectangle area will be 2y since this is the length multiplied by y plus 3. So these are the two areas and I will have to subtract them in order to get the remaining area. ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, चूंकि ये बड़ा वाला एरिया जो है वो 2y और y प्लस 3 है, तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया। 2y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिमेनिंग एरिया चाहिए ना।
तो सब्ट्रैक्ट किया स्क्वायर का एरिया जो वाई स्क्वायर है और इक्वेट किया उसको 55 से। अब नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2y विद y। जब 2y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और जब 2y को +3 से करूंगा तो ये +6y हो जाएगा। एंड देन दिस माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 55। नाउ आई हैव सम लाइक टर्म्स, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 2y स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर विल गिव मी 1y स्क्वायर, पॉजिटिव का होगा, +6y, और ये पॉजिटिव का 55 है, इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस का 55 हो गया, इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फॉर्म एन इक्वेशन इन y। तो ये वाला जो काम है मैंने कर लिया, मैंने y की फॉर्म में इक्वेशन बना ली है। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो तरीके हैं आपके पास। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये पेपर 2 है, या फिर आप जो है वो देखो अगर आसानी से फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स बना लो। अब मेरे पास जो कॉर्नर की टर्म है वो है 55, मतलब इस तरह समझ लो कि -55 वाई स्क्वायर जो है ये मेरी कॉर्नर की टर्म्स का प्रोडक्ट है, और जो मेरे पास ये मिडिल टर्म आ रही है वो आ रही है +6y। तो अब मुझे 55 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैंने स्टार्ट किया 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 55 हो गया। 2 के टेबल में 55 नहीं आता, अच्छा फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 11 जो है ना वो 55 होता है। अच्छा अब मैं आगे जाऊंगा तो फिर 11 के टेबल में आएगा 55। तो अब मैंने देखा कि यार इन दोनों में से कोई, हाँ तो मुझे लगा कि यार अगर मैं 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैंने यही पेयर्स उठा लिए, मैंने 11y उठा लिया और मैंने जो है वो 5y उठा लिया। अब क्वेश्चन था कि मुझे साइन भी अलॉट करना है इनको। तो साइन अलॉट करने के लिए मैं क्या करता था, मिडिल टर्म का साइन हमेशा बड़े फैक्टर को देता था। चूंकि मुझे 6y चाहिए तो 11 में से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से मैंने जो है वो फैक्टर्स को चूज कर लिया। अब मेरे पास जो है वो इक्वेशन इस तरह बन गई, वाई स्क्वायर +11y और -5y और फिर -55 इक्वल्स टू 0। अब चार टर्म्स हो गई हैं, मुझे कॉमन लेना है। पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लेता हूँ। पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो आई कैन टेक y एज कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, y+11, और फिर मुझे जो है वो क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे माइनस कॉमन दिख रहा है, मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, तो -5 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगेन ब्रैकेट विल बी y+11। इसका मतलब है दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मैंने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाया, बिल्कुल सही कॉमन लिया है, इक्वल टू 0 कर दिया। अब सिंस y+11 जो है उसको कॉमन लिया जा सकता है, तो y+11 मैंने कॉमन ले लिया, तो y-5 एक आ गया इक्वल्स टू 0। चूँकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, मैंने बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 किया। जब y+11 को 0 करूंगा तो ये +11 उधर जाके -11 हो जाएगा, तो एक y की वैल्यू आएगी -11 और एक y की वैल्यू आएगी +5। ठीक है, चूंकि y जो है वो एक स्क्वायर की साइड है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसका मतलब है मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा, मुझे इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 5। अब चूंकि उसने मुझे बोला था फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या थी, एक थी 2y और एक थी y+3। तो अगर मैं 5 को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि -11 तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो जब मैं 2y फाइंड आउट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय y, y की वैल्यू 5 है, तो 2 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक जो है वो मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और फिर y+3 है, y की जगह पे 5 रखूंगा, 5+3 8 हो गया। तो दूसरी जो डायमेंशन आएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेक्टेंगुलर कार्ड की जो डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छा उसमें तुम्हें जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, दैट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, लेकिन समटाइम्स जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दे देता है। ठीक है, और समटाइम्स आपको ऐसे भी मिलेगा कि वो मेंसुरेशन के साथ जो है ना वो इसको रिलेट करने की कोशिश करता है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी होता है ये, इसमें इतनी आसानी से इक्वेशन वगैरह बनती नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूर करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो प्रिज्म से रिलेटेड है। हमारे पास एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ट्राइंगुलर प्रिज्म इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसकी जो बेस है ना वो ट्राइंगल है। अच्छा प्रिज्म की खासियत ये होती है कि प्रिज्म का जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वो सेम होना चाहिए। अगर मैं इस प्रिज्म की स्लाइसेस काटूं ना, यूं यूं करके स्लाइसेस काटूं, तो सारी स्लाइसेस जो है ना वो ट्राइंगल की शेप में होंगी, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। और बिल्कुल ज़रूरी यही होता है कि भाई जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब
उसका टॉप और बॉटम जो है ना वो सेम शेप का होना चाहिए, तो हम बेस भी उसी को लेंगे। ठीक है, अगर आप ये बेस लोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम सेम नहीं है। हाँ, ये बेस लोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बेस का जो शेप है और जो टॉप का शेप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन होती है कि प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन जो है ना वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में कि उसकी बेस और उसका टॉप जो है ना उनका सेम शेप होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसमें उसने हमें ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी 14 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी भी उसने दिया हुआ है 27 डिग्रीज। हमसे कह रहा है कैलकुलेट ए बी। ए बी जो है वो बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है। और ये ट्राइंगल जो है ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो मैं जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर लेता, लेकिन ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए मुझे साइन या कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेंथ। तो मैंने देखा कि भाई मुझे क्या क्या गिवन है, तो मुझे एक इंक्लूडेड एंगल और दो साइड्स गिवन है। तो इसका मतलब है इंक्लूडेड एंगल और दो साइड्स का मतलब है आई कैन यूज कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल से जो है वो मैं ए बी की लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो कोसाइन रूल लिखने का तरीका क्या होता है, जिसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है उसी के स्क्वायर से शुरू करते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके अलावा जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर को एड अप करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 15 स्क्वायर है और 14 है, तो 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस का साइन आया, फिर टू टाइम्स इन्हीं दो साइड का प्रोडक्ट लेते हैं 15 और 14, और उसके बाद जिस साइड को फाइंड आउट करना होता है उसके सामने वाले का कॉस का एंगल ले लेते हैं, कॉस 27। कैलकुलेटर यूज़ किया और सिंप्लीफाई कर लिया इसको मैंने। आखिर में स्क्वायर रूट लेना मत भूलना, जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास जो ए बी की लेंथ आ जाएगी दैट विल बी 6.84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6.84 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई। कोसाइन रूल से हमने जो है ये फाइंड आउट कर लिया। साइन रूल और कोसाइन रूल की जो मतलब एप्लीकेशन होती है ना कि ये कब कब अप्लाई होता है, ये चीज़ तुम लोग को समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गई तो फिर जो है ना वो फॉर्मूला पुट करना इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से तुम्हें फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ प्रिज्म इज पी सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब होता है कि भाई टॉप टू बॉटम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ये बॉटम है और ये टॉप हो गई, तो समझो ये इसकी लेंथ है, आपको नज़र भी आ रही है लंबाई कितनी है इसकी, तो ये इसकी बेसिकली लेंथ है। अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो ये हाइट बन जाएगी। तो ये जो ये लेंथ है ना ये पी है, पी सेंटीमीटर है। और मुझे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दे रहा है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का ना फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ प्रिज्म। ये जो है वो वॉल्यूम ऑफ जो वो प्रिज्म का फॉर्मूला है, बेस एरिया, बेस का एरिया निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ ऑफ प्रिज्म पे, तो ये जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब मेरे पास जो लेंथ है वो पी है और बेस एरिया मुझे फाइंड करना है, तो मैं जो है वो, चूंकि उसने मुझे वॉल्यूम गिवन दिया है और बोल रहा है पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैं वॉल्यूम को ही यूज करूंगा। तो वॉल्यूम मेरे पास है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पहले बेस एरिया चाहिए। तो बेस एरिया मैंने देखा कि भाई इसका बेस जो है वो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया चाहिए। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए चूंकि मेरे पास इंक्लूडेड एंगल है, तो मैं जो है वो साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। वो क्या था, हाफ इंटू साइड प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, तो यहाँ 14 और 15 है, और मल्टीप्लाई बाय इंक्लूडेड एंगल, साइन का इंक्लूडेड एंगल, ये एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला था। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, 14 हो गई और 15 हो गई, और मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल 27 है, साइन 27, ये बेस एरिया हो गया। इसके ऊपर मैं बेस एरिया लिख देता हूँ। ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ उसने बोला है कि जो लेंथ ऑफ प्रिज्म है वो पी सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई किया, 1000 ऐसे ही रहा। मैंने जो है वो 14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 27 किया और आंसर को 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 47.669 मल्टीप्लाई बाय पी। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो इसको वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 20.98, जिसको आपने राउंड ऑफ करके 21 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। प्रिज्म की डेफिनेशन होती है कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है ना वो सेम होता है, मतलब अगर मैं उसकी स्लाइसेस काटूंगा ना तो सारी स्लाइसेस का शेप सेम होगा, और ये उसी वक्त होगा जब उसके बेस और टॉप का साइज जो है वो बिल्कुल, सॉरी साइज कह रहा हूँ, शेप जो है ना वो सेम होगा। ठीक है, तो यही निशानी होती है प्रिज्म की कि आप उसका क्रॉस सेक्शन देख लो। अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो उसका सेम आ रहा है तो उसका मतलब है वो प्रिज्म है, और जब क्रॉस सेक्शन सेम आएगा तो मतलब ये होगा कि भाई जो बेस है और जो टॉप है ना वो बिल्कुल सेम जो है शेप के होंगे। जल्दी से लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। उसमें हमसे कह रहा है द प्रिज्म इज पैक्ड इन अ कार्टन। ये जो प्रिज्म आपको नजर आ रहा है इसको कार्टन में पैक किया गया है। द कार्टन इज अ क्यूबॉइड।
ठीक है, कार्टन क्यूबॉइड है, उसका साइज जो है वो 15 सेंटीमीटर बाय पी सेंटीमीटर बाय एच सेंटीमीटर। तो पी की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ 21, और बाय एच सेंटीमीटर भी कह रहा है, मतलब हाइट भी उसकी जो क्यूबॉइड की है वो एच सेंटीमीटर है। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच। अब तुम्हें याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो ये हाइट है ना, तो इसका मतलब है कि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, चूंकि ये पूरा का पूरा प्रिज्म जो है क्यूबॉइड में जाएगा ना, तो मुझे ये वाली हाइट, मुझे यहाँ से जो है ना एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मुझे जो है ना ये वाली हाइट जो है वो चाहिए। अगर मुझे ये हाइट मिल जाए तो मैं जो है वो क्यूबॉइड की हाइट का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो इसके लिए जब मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पता है कि भाई वहाँ तो बड़ा आसान होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट हो जाता है। मुझे ये हाइट चाहिए, ठीक है, मुझे ये परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो मैंने इसको एच बोल दिया, क्योंकि यही हाइट जो है वो क्यूबॉइड की भी हाइट होगी ना, यही हाइट जो है वो क्यूबॉइड की हाइट होगी, क्योंकि जितना ऊंचा प्रिज्म होगा उतना ही मुझे बॉक्स चाहिए। तो इसने बोला है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ हाइट, सबसे छोटी हाइट का क्यूबॉइड जो है वो कितनी उसकी हाइट होगी ना, तो वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये सोचा कि यार जितनी प्रिज्म की हाइट है ना उतनी क्यूबॉइड की हाइट होगी ना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये वाला एंगल हमें गिवन है 27, ठीक है। अब हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा उसने हमें ये वाली साइड दी हुई है 14 हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये ऑपोजिट हो गई। और ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई एडजेसेंट। तो मुझे ऑपोजिट फाइंड आउट करनी है, गिवन मुझे हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन। तो साइन 27 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच अपॉन 14 हो गया। सिंस मुझे एच की वैल्यू चाहिए, 14 को शिफ्ट करना है, 14 डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो एच की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच इज कमिंग आउट एज 6.36 सेंटीमीटर।